एक दिन मेरी पत्नी रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार है और अब कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका इलाज करवा सके। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो और अपनी माँ को यहाँ ले आओ, मैं उनका इलाज करवाऊंगा। मेरी पत्नी अपनी माँ को ले आई और उन्हें छत वाले कमरे में ठहरा दिया। वो मुझसे पैसे लेकर उनकी दवा ले आती, लेकिन कभी भी मुझे अपनी माँ से मिलने नहीं देती थी। कहती कि उन्हें ऐसी बीमारी है जो फैलती है और वो तुम्हें भी लग जाएगी। मैं भी इस डर से कभी उसकी माँ से मिलने नहीं गया। लेकिन एक दिन मुझे बाजार में उसके परिवार की एक औरत मिली और जब मैंने उनसे अपनी पत्नी की माँ का जिक्र किया तो वो कहने लगी कि लेकिन तुम्हारी सास का देहांत तो बहुत साल पहले ही हो चुका था। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम कर रह गया। अगर मेरी सास दुनिया में नहीं थी तो फिर छत पर कौन रह रहा था। मैं तुरंत घर आया और भागता हुआ छत पर गया और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो सामने जो देखा, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मैं बहुत ही साधारण सा आदमी था और अपनी बहन पूर्णिमा के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन मेरी बहन पूर्णिमा अपनी सहेली सीमा को हमारे घर ले आई। वो लड़की पहली नजर में ही मुझे सबसे अलग लगी। वो बहुत ही साधारण सी और सादगी से भरी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और मासूमियत थी, लेकिन चेहरे पर जैसे कोई बहुत ही गहरा दर्द छुपा हुआ था। उस दिन जब पहली बार सीमा हमारे घर आई और उसने दरवाजे से जैसे ही अंदर कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका मेरे दिल से टकरा गया हो। वो चुपचाप पूर्णिमा के साथ बैठ गई थी, लेकिन उसकी नजरें हमारे घर के हर एक कोने का मुआयना कर रही थी। तभी अचानक मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसने एक बैग अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जिसमें मुझे नहीं लगता था कि कोई खास कीमती चीज होगी, लेकिन फिर भी उसने उसे बहुत मजबूती से थाम रखा था। मैं उसकी हर एक चीज को बहुत ध्यान से देख रहा था। जब वो बोलती तो उसके शब्द बहुत ही नरमी और प्यार से उसके मुंह से निकलते, जैसे सीधा मेरे दिल में उतर रहे हों। मैंने महसूस किया कि उसकी हर बात के पीछे कोई गहरी सोच या कोई खास राज छुपा हुआ है। मैंने उसकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। ऑफिस से वापसी पर मैं जानबूझकर देर करता था ताकि उसके जाने का वक्त हो और मैं उसे रोकने के तरह तरह के बहाने ढूंढ सकूं। एक शाम जब पूर्णिमा उसके लिए चाय बना रही थी, तब मैंने हिम्मत करके उससे बात करना शुरू किया। मैंने पूछा कि पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद तुमने आगे क्या सोच रखा है। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए धीरे से कहा, अंकित जी, अ, पढ़ाई तो सिर्फ एक रास्ता है, जबकि मेरे जीवन का असली मकसद है कि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूं। उसकी बातों में अपनी माँ का जिक्र सुनकर एक अजीब सा भावुक एहसास मेरे अंदर दौड़ गया, जिससे मैं बहुत खुश हो गया। मैंने तुरंत पूछा कि क्या तुम्हारी माँ बीमार रहती हैं? तो वो बिल्कुल चुप हो गई। उसकी नजर नीचे जमीन पर टिक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी याद अचानक उसके दिमाग में ताजा हो गई हो। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से नजर उठाई और पहली बार मैंने उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई देखी जिसमें छुपे दर्द को मैं साफ महसूस कर सकता था। वो कहने लगी कि मेरी माँ की जिंदगी बहुत मुश्किलों में गुजरी है, मैं बस उनके लिए सुकून और शांति चाहती हूँ। उसके इस जवाब ने मेरी उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा दिया। धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए प्यार ने कब जगह बना ली, मुझे खुद पता नहीं चला। मैं उसकी तरफ अपने खिंचाव को रोक नहीं पाया, लेकिन मुझे सीमा और पूर्णिमा की दोस्ती अजीब सी लगती थी, क्योंकि मैंने कभी भी सीमा के परिवार वालों या उसके घर के बारे में कुछ खास नहीं सुना था। मुझे याद है कि एक दिन मैंने पूर्णिमा से पूछा था कि क्या तुमने कभी सीमा के परिवार वालों से मुलाकात की है। पूर्णिमा कहने लगी कि भैया, उनके घर वाले बहुत ही सख्त मिजाज के हैं। मैंने आज तक कभी भी उसके परिवार में किसी को ठीक से नहीं देखा। मैं बस हमेशा दरवाजे तक जाती हूँ और वहीं खड़ी रहती हूँ। सीमा खुद ही बाहर आ जाती है। पूर्णिमा ने बताया कि उसकी दोस्ती सीमा से एक शादी के दौरान हुई थी। वो वहीं पहली बार उससे मिली थी। सीमा ने उसे बताया था कि उसका परिवार बहुत सख्त मिजाज का है और इसी वजह से वो ज्यादा बाहर कहीं आती जाती नहीं है। मुझे ये बात अंदर ही अंदर बहुत अजीब लगती थी कि भला कोई लड़की अपने घर वालों और अपने माँ बाप को अपनी सहेली से इतनी दूर कैसे रख सकती है। कभी ना कभी तो मिलना जुलना होना ही चाहिए। मैंने एक बार पूर्णिमा से मजाक में कहा भी कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सहेली का कोई ऐसा राज हो जिसे आज तक कोई ढूंढ ना पाया हो। जब मैंने ये बात कही तो पूर्णिमा जोर जोर से हंसने लगी।
मगर सीमा के चेहरे पर एक अजीब सी लहर दौड़ गई थी, जो कुछ ही पल में गायब भी हो गई। जब भी मैं उससे पूछता कि वो कहाँ रहती है, तो वो अचानक अपनी बात बदल देती थी। मैंने कई बार कोशिश की, मगर वो सिर्फ इतना कहती कि वो एक बहुत पारंपरिक घराने से रिश्ता रखती है। उसके बात करने के अंदाज में भी एक अजीब सा डर छुपा रहता था, जैसे कोई गहरा राज उसके अंदर दबा हुआ हो। एक बार जब मैंने उससे उसके घर का पता पूछा, तो उसने तुरंत कहा, अंकित जी, आप आखिर मेरी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते रहते हैं? आपका मेरे घर का पता जानना कोई जरूरी बात नहीं है। उसका अंदाज इतना सख्त हो गया था कि मैं यकीन नहीं कर पाया कि ये वही सीमा है जिसे मैं अब तक जानता आया हूँ, क्योंकि उसका ये व्यवहार उसकी अब तक की नरमी के बिल्कुल उल्टा था। मैं उसकी आंखों की गहराई में कई सवाल देखता, मगर मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। मुझे याद है, एक दिन जब मैं सीमा को उसके घर छोड़ने जा रहा था, तो उसने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं उसके घर से दूर किनारे वाली सड़क तक ही जाऊं। मैंने वैसा ही किया, लेकिन मैं दूर से ही उस पर नजर रखे हुए था। मैंने देखा कि वो एक गली में दाखिल हुई, और वहां कोई बहुत आलीशान घर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मामूली और पतली सी गली का कोना था। उसने मुझसे साफ झूठ बोला था कि उसका परिवार बहुत बड़ा और रसूखदार है, मगर जिस गली में वो गई थी, वहां किसी बड़े घर का होना नामुमकिन था। इस बात ने मेरे शक को और ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन उसका प्यार हर बार मेरे शक पर भारी पड़ जाता था। धीरे धीरे मेरी रुचि उसके प्रति बढ़ती गई, और मेरा प्यार उसके लिए और भी गहरा होता चला गया। मैंने ये बात पूर्णिमा से भी छुपा रखी थी कि मैं सीमा को सिर्फ उसकी दोस्ती की वजह से नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी के रूप में भी देखने लगा हूँ। मैंने अपने एक पुराने दोस्त से, जो प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करता था, सीमा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकालने के लिए कहा, मगर वो भी उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाया। और वो कहने लगा कि इस लड़की के बारे में तो किसी के पास ज्यादा जानकारी मौजूद ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इसका कोई अतीत ही नहीं रहा हो। उसके इस रहस्यमय अतीत ने मुझे डरा कर रख दिया था, और अब ये बात और भी ज्यादा पक्की हो गई थी कि कोई बहुत बड़ा राज जरूर छुपा हुआ है। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? आखिर तुम्हारे डरने की असली वजह क्या है? जब मैंने उससे सवाल किया, तब उस वक्त पूर्णिमा घर पर नहीं थी, और सीमा अकेले मुझसे मिलने आई थी। वो कुछ पल तक चुप रही और चारों तरफ देखने लगी, जैसे ये जानना चाहती हो कि कहीं कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अंकित, अगर मैं तुमसे शादी कर लूं, तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मेरा अतीत, मेरी पहचान, और सबसे जरूरी मेरी माँ। वो बहुत कमजोर हैं, और उन्हें मेरी हर वक्त जरूरत होती है। मैंने कहा कि अगर दिक्कत सिर्फ तुम्हारी माँ की है, तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। बाकी सब कुछ तुम छोड़ दो। बस मुझे ये जानना है कि आखिर वो कौन सी बात है जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ये सुनकर वो एकदम चौंक गई, जैसे मैंने उसकी कोई बहुत पुरानी याद को छेड़ दिया हो। वो खड़ी हुई और फिर चारों तरफ देखने लगी। फिर धीरे से मेरे पास आकर बोली, अंकित, मेरी जिंदगी में एक ऐसे इंसान का साया है जिसे मैं किसी भी हाल में तुम्हारे करीब आने नहीं दे सकती। वो इंसान बहुत ताकतवर है, और वो बदला लेना बहुत अच्छे से जानता है। वो मुझे ही ढूंढ रहा है, और अगर उसे पता चल गया कि मैंने किसी से शादी कर ली है, तो वो मेरी और तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देगा। उसका रिश्ता मेरे अतीत से है, और वो मुझे किसी भी हाल में सुकून से नहीं रहने देगा। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में कुछ पलों के लिए दहशत आ गई थी, जिसे देखकर मैं भी थोड़ा घबरा गया। मगर सच तो ये था कि मैं उसके प्यार में अंधा हो चुका था। मैंने कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा मानना था कि सच्चाई और प्यार हमेशा बुराई पर अपनी जीत हासिल करते हैं। मैंने उससे कहा, तुम बस मेरा साथ दो, मेरे जीवन का हिस्सा बन जाओ। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और कहने लगी कि भरोसा तो मुझे सिर्फ तुम पर ही है। इसीलिए तो डरती हूँ कि कहीं मेरे उस राज की वजह से तुम्हें कोई नुकसान न पहुंच जाए। मैंने जोर देते हुए कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी, तो फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। अगर मेरी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें शामिल हर हाल में करके ही रहूंगा। ये सुनकर वो धीरे से मुस्कुरा दी, मगर उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी उदासी छुपी हुई थी, जैसे कि वो जानती हो कि ये प्यार एक दिन हमें बर्बाद करके रख देगा। उसने अपना सर झुका लिया और बोली कि ठीक है, मैं उस दिन आऊंगी जब मैं फैसला कर चुकी होंगी कि मेरा अतीत मेरे लिए खत्म हो चुका है। तुम बस इंतजार करना। और फिर वो ये कहकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई, और उस दिन के बाद उसने लगातार
3-4 हफ्तों तक हमारे घर का रास्ता तक नहीं देखा। ये दूरी और खामोशी मेरे लिए किसी बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं थी। मैं हर रोज दरवाजे की तरफ देखता था और दिल में प्रार्थना करता था कि वो बस एक बार फिर से आ जाए, चाहे अपने किसी भी राज को मुझे बताए या ना बताए। फिर 1 महीने के इंतजार के बाद मेरी जिंदगी का वो सबसे लंबा और दर्द भरा दौर गुजरने लगा। मुझे हर पल ये डर सता रहा था कि सीमा शायद मेरे प्यार को छोड़कर अपने उस गहरे राज के साय के साथ वापस चली गई है। मैंने पूर्णिमा से भी उसके बारे में पूछा, मगर वो भी सिर्फ इतना ही बोली कि सीमा ने उसे फोन पर बताया है कि वो अपने परिवार की कुछ उलझनों में फंसी हुई है और जल्दी ही हमसे मुलाकात करेगी। इस दौरान मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और ऑफिस के काम में भी मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैं कई बार उस पतली गली की तरफ गया जहां मैंने उसे अंदर जाते हुए देखा था, मगर वहां पर कोई भी खास घर या ऐसा निशान नजर नहीं आया। मैंने उस गली के लोगों से भी पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं कोई नई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। फिर एक शाम अचानक सीमा हमारे दरवाजे पर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से अच्छी तरह से लपेट रखा था और उसकी सांसें भी बुरी तरह से फूल रही थीं, जैसे कि वो किसी लंबी दूरी से दौड़ने के बाद यहाँ सहारा लेने आई हो। पूर्णिमा उसे ऐसे देखकर हैरान हुई तो वो धीरे से बोली कि मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूँ, मुझे अब कहीं और रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में गहरी थकान और उदासी थी। वो बिल्कुल टूटी हुई लग रही थी। उसने बैग को जमीन पर रखा और सीधा मेरी तरफ देखा, जैसे उसे पता था कि अब सिर्फ मैं ही उसका आखिरी सहारा हूँ। मैं कुछ पलों के लिए उसके चेहरे को देखता रहा। उसके डर, उसकी थकान, उसकी आंखों में छुपी हुई प्रार्थना को मैंने दिल से महसूस किया। फिर सब कुछ भूल कर बोला कि अब तुम यहीं पर रहो, हमेशा के लिए, और किसी को भी तुम्हारी हिम्मत को तोड़ने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैंने उसका बैग उठाया और उसे अंदर आने का इशारा किया। पूर्णिमा तुरंत ही उसके लिए पानी लेकर आई। सीमा पानी पीने के बाद धीरे से बोली, अंकित, वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि उसने इतनी आसानी से अपना डर मेरे हवाले कर दिया था। मैंने तुरंत ही अपने कुछ पुराने दोस्तों से इस बारे में बात की और शादी के रस्मों का इंतजाम करने के लिए कहा, जिसमें मेरे पिता के कुछ पुराने पहचान वाले लोग भी शामिल थे। अगले ही दिन हमने साधारण तरीके से मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद मैंने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा और पहली बार दिल से महसूस किया कि सच में मैं उसका रक्षक बन गया हूँ। सीमा ने अपने घूंघट के अंदर से आंसू पोंछे और बोली कि मुझे बहुत डर लग रहा है अंकित, लेकिन ये भी सच है कि आपको अपने जीवन साथी के तौर पर पाने के बाद मुझे अपने फैसले पर सुकून भी महसूस हो रहा है। मैंने उसे गले लगाया और कहा कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा डर मेरा डर है। मेरी बुआ जी को जब मेरी शादी की खबर मिली तो वो गुस्से से भड़क उठी। वो अगले ही दिन दोपहर के वक्त हमारे घर आईं और उन्होंने दरवाजे से आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। वो गुस्से से पूर्णिमा को डांटने लगी और फिर सीमा को देखकर तो उनका चेहरा ही लाल हो गया। वो चिल्लाई कि ये लड़की कौन है और इसके माँ बाप कहाँ हैं? तुमने अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। मैं तुरंत कमरे से बाहर आया और थोड़ा कड़क तरीके से बोला कि ये मेरी पत्नी है, इसका नाम सीमा है और मैंने अपनी पसंद से शादी की है बुआ जी। मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं एक समझदार इंसान हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे फैसले पर किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। मगर वो गुस्से में बोली कि तुम्हारा बाप भी एक ऐसी ही औरत को हमारे परिवार में ले आया था और हम आज तक उसकी बदनामी का बोझ उठा रहे हैं। वो औरत भी अपने आप को बहुत भली और शरीफ कहती थी, मगर आखिर में क्या निकली? उनकी बात मेरे दिल में गहराई तक उतर गई, मगर मैं फिर भी चुप रहा, क्योंकि मैं हमेशा से सुनता आ रहा था कि मेरी माँ को मेरे पापा ने किस वजह से छोड़ा था और बुआ जी ने भी हमेशा उन्हें एक चरित्रहीन औरत कहकर ही मेरी परवरिश की थी। उनकी ऐसी बातों ने मेरे पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर दिया था। सीमा मेरे पास ही बैठकर रो रही थी, तो बुआ जी की बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ।
कोई भी हमारे रिश्ते पर उंगली नहीं उठा सकता है। मैंने अपनी बुआ को साफ शब्दों में कहा कि अगर उन्हें मेरे फैसले से दिक्कत है तो वो इस घर में दोबारा कभी भी ना आए। ये सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गईं और बोली कि मैं एक जादूगरनी के जाल में फंस गया हूँ और एक दिन बहुत पछताऊंगा। वो गुस्से में दरवाजा पटक कर वहां से चली गईं। शादी के बाद मैं पहली बार सीमा की आंखों में सुकून देख पा रहा था, मगर अब उसके व्यवहार में कहीं न कहीं एक डर भी छुपा हुआ था। वो अक्सर दरवाजा खुलने की आवाज पर चौंक जाती और खिड़की से बाहर देखने लगती। एक दिन जब मैंने उसे शांत करने के लिए कहा कि कोई भी नहीं आ रहा है, सीमा हम लोग सुरक्षित हैं, तो वो बोली कि आप नहीं जानते अंकित, जिस इंसान का डर मेरे दिल में है वो दीवारों को भी सुन सकता है। उसके अंदाज में एक ऐसी गहराई थी जो मुझे बहुत परेशान कर गई। शादी के बाद घर जैसे खुशियों से भर गया था। सीमा का उलझा हुआ व्यवहार और पूर्णिमा की मासूमियत ने हमारे छोटे से मकान को स्वर्ग जैसा बना दिया था। शादी के शुरू के कुछ हफ्ते किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं थे। सीमा ने घर की हर एक चीज को अपने हाथों से संभाल लिया था। हर चीज अब बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसके बनाए हुए खाने में एक खास स्वाद था जो मेरी माँ के बाद मुझे दोबारा महसूस नहीं हुआ था। सुबह का नाश्ता, शाम की चाय, हंसी मजाक, सब कुछ जैसे नया लगने लगा था। मैं ऑफिस से लौटता तो सीमा के हाथों में चाय का कप और चेहरे पर वही धीमी और सुकून भरी मुस्कान मेरा स्वागत कर रही होती थी। मैं सोचता कि शायद यही सुकून और शांति तो जीवन का असली लक्ष्य होता है और मुझे सीमा के डर से ज्यादा उसके प्यार पर भरोसा करना चाहिए। मेरी माँ हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। पापा का देहांत भी कुछ समय पहले हो चुका था, तो मुझे लगा कि जैसे सीमा मेरी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए ही आई है। पूर्णिमा अक्सर कहती, भैया भाभी बहुत अच्छी हैं। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि अब हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई है। मैं हंसकर जवाब देता, हाँ, वो मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने अपने ऑफिस के बॉस से भी सीमा के बारे में बात की थी, जिस पर उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बहुत लकी हूँ। इस खुशी ने मेरे अंदर की सारी उदासियों को दूर कर दिया था। मैं पूर्णिमा की पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान देने लगा और घर के खर्चों को भी बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करने लगा। मगर एक दिन अचानक सीमा चुप हो गई। मैं ऑफिस से आया तो देखा कि वो खामोश बैठी थी। हर रोज की तरह आज उसने मेरा स्वागत भी नहीं किया था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और वो जैसे किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ सीमा, सब कुछ ठीक तो है ना? तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बोली, अंकित, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। उसके अंदाज की गंभीरता ने मुझे परेशान कर दिया। वो बोली कि मेरी माँ बीमार है और अकेली है और उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें कोई दूसरा देख भी नहीं सकता। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे रोज उनके पास जाना पड़ता है और उनकी देखभाल करनी पड़ती है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं आपको वक्त भी दूं और उन्हें भी संभालूं। मैंने कहा, तो फिर ऐसा करो, उन्हें यहाँ पर ही ले आओ ना, तुम्हें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो चौंक गई और बोली, नहीं, वो ऐसे कहीं भी नहीं रह सकती। दरअसल उनकी बीमारी ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा शोर और भीड़ भाड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती और उनकी बीमारी संक्रमण से जुड़ी हुई है, जिसमें ना सिर्फ उन्हें खतरा है बल्कि और लोगों को भी खतरा हो सकता है। मैंने कहा, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है। अगर वो ज्यादा बीमार हैं तो तुम उन्हें यहाँ ले आओ और हम उनके लिए सारी जरूरतों का पूरा इंतजाम कर देंगे। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तुम्हारे हर दुख और जिम्मेदारी में बराबर का हिस्सेदार हूँ। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि आपका दिल बहुत बड़ा है अंकित, मगर मेरी माँ की कुछ आदतें अजीब सी हैं। वो हमेशा दूर दूर रहना चाहती हैं, कभी किसी की नजर में नहीं आना चाहती। ये कहकर वो कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली कि मैं चाहती हूँ कि तुम बस एक छोटा सा कमरा ऊपर छत पर बनवा दो ताकि वो आराम से वहां रह सके। मैं उनकी वहीं सेवा कर लूंगी और वो किसी को ज्यादा नजर भी नहीं आएंगी। वो बहुत कमजोर हैं और सीढ़ियां बार बार नहीं चढ़ सकती, इसलिए मुझे ही उनके पास रहना पड़ेगा। मैंने उसकी बात मानकर उसे वादा कर दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। अगले ही दिन मैंने उसके कहने पर मिस्त्री से बात की और फिर छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाने का इंतजाम करने लगा। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब करवा दूंगा। हालांकि उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सी उलझन हो रही थी कि आखिर वो क्यों नहीं चाहती कि कोई भी उसकी माँ को देखे।
मगर उसके प्यार और उसकी आंखों में माँ के लिए तड़प देखकर मैंने अपने सारे सवालों को दबा दिया। मैंने सोचा कि शायद उनकी बीमारी सच में बहुत गंभीर और संक्रमण वाली होगी, इसीलिए सीमा इतनी सावधानी बरत रही है। अगले दिन मजदूर आ गए थे और छत पर नए कमरे का काम शुरू हो गया। मेरा एक दोस्त ठेकेदार था। उसने काफी तेजी से काम शुरू कर दिया क्योंकि मैं उसे बाजार में चल रहे भाव से दुगना पैसा देने के लिए तैयार हो गया था। सीमा की आंखों में पहली बार मैंने सच्ची खुशी देखी, जैसे उसे सुकून मिल गया हो। वो सारा दिन नीचे बैठकर मजदूरों के खाने पीने का अच्छे से इंतजाम करती रही। उसकी इस मेहनत और जुनून ने मेरे दिल में उसके लिए प्यार को और ज्यादा बढ़ा दिया। पूर्णिमा भी खुश थी। वो कहती, भैया भाभी कितनी अच्छी हैं, अपनी माँ का कितना ख्याल रखती हैं। भगवान हर माँ को ऐसी ही प्यारी बेटी दे। मैंने दिल में गर्व महसूस किया कि मैंने एक ऐसी औरत को चुना है जो अपने रिश्तों को अच्छे से निभाना जानती है। एक हफ्ते के अंदर अंदर कमरा बनकर तैयार हो गया था। वो एक साधारण सा मगर मजबूत कमरा था, जिसमें मैंने एक बिस्तर, एक छोटी सी मेज और एक अलमारी के लिए जगह का इंतजाम किया। सीमा ने उसे साफ सुथरा किया और उसमें कॉटन के पर्दे लगा दिए। उसने कहा कि मैं अपनी माँ को ले आऊंगी, मगर उनकी हालत ऐसी नहीं है कि कोई भी उन्हें देख ले। उनकी तबीयत बहुत खराब है ना, वो किसी से ज्यादा बात कर नहीं सकती हैं और ना ही किसी से मिलना जुलना उन्हें पसंद है। मैंने पूछा, लेकिन ऐसी क्या बीमारी है कि वो किसी के सामने आ भी नहीं सकती है? तो वो कहने लगी कि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि उन्हें ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं, और वो अपनी बीमारी की वजह से इतनी कमजोर हो गई हैं कि जरा सा शोर भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। मैं चुपचाप सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह सुबह ही जब मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, मैंने एक पुरानी सी कार को हमारी गली में रुकते हुए देखा। वो एक साधारण टैक्सी थी। सीमा ने मुझसे तुरंत कहा कि मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊं, क्योंकि वो ये सब कुछ अकेले ही करना चाहती है। मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, इंतजार कर लेता हूँ। हो सकता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए। मगर सीमा ने मुझ पर दबाव बनाया। नहीं अंकित, आप जाइए। मैंने कहा ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उसके अंदाज में उलझन थी और मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट देखी जो मुझे कुछ सेकंड के लिए शक में डाल रही थी। मैं फिर मजबूरन दरवाजे से बाहर निकल गया और जैसे ही मैं गली के कोने में मुड़ने वाला था, मैंने देखा कि सीमा और पूर्णिमा कार के पास ही खड़ी थी और उस कार का बूढ़ा ड्राइवर सामान निकाल रहा था। मैंने ध्यान दिया कि उस सामान में कोई भी व्हील चेयर नहीं थी और ना ही मेडिकल का कोई सामान था, बल्कि एक छोटा सा बक्सा था और एक बड़ा सा कंबल था। उस कंबल में लिपटी हुई कोई चीज थी जिसे दोनों ने बड़ी ही सावधानी से उठाया हुआ था, लेकिन वो चीज हल्की थी। मगर सीमा उसे जिस तरह से लेकर जा रही थी, उससे साफ समझ आ रहा था कि शायद वो बहुत ही नाजुक चीज है जिसे वो संभाल रही हो। मुझे लगा कि शायद वो उनकी माँ है, जिन्होंने अपने चारों ओर कंबल लपेटा हुआ है, जिसे वो लोग गोद में उठाकर लेकर जा रहे हैं। मैंने जल्दी से अपने रास्ते पर बढ़ गया क्योंकि मैं उनके काम में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता था। जब मैं ऑफिस से वापस आया तो सीमा ऊपर जा चुकी थी। पूर्णिमा ने बताया कि वो अपनी माँ को ले आई है। मैं खुशी से बोला, चलो आज अपनी सास से मिल लेता हूँ। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मैं सीमा को एहसास करा दूंगा कि उसकी माँ का मेरे घर में आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने हाथ पैर धोए और जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, सीमा नीचे आ गई और घबराकर बोली, आप ऊपर मत जाइए अंकित, अम्मा आराम कर रही हैं, उन्हें गहरी नींद आ गई है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जैसे वो बहुत ज्यादा थक गई हो। मैं रुक गया, मगर मेरे दिल में अजीब सी उलझन हुई। मैंने कहा कि मैं सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही जाऊंगा, उनसे नमस्ते करके आ जाता हूँ। वो बोली, नहीं अंकित, अगर आप वहां जाएंगी तो वो चौंक जाएंगी, उनकी नींद खराब हो जाएगी। वो वैसे ही काफी कमजोर दिल की हैं। मैं नहीं चाहती कि आप उनकी हालत देखें। क्या आप नहीं चाहते कि मेरी माँ आराम से इस घर में रहे? उसकी ये बात सुनकर मुझे एक अजीब सा शक महसूस हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा। एक तरफ तो वो कह रही थी कि उसकी माँ बहुत बीमार है और दूसरी तरफ बोल रही थी कि वो हल्की सी आवाज से भी चौंक जाती है। मैंने फिर उसे और ज्यादा मजबूर नहीं किया। रात को जब सब लोग सो गए तो मुझे लगा जैसे ऊपर कोई हल्की सी आहट हो रही है, जैसे कोई तेज तेज सांस ले रहा हो, या आवाज काफी धीमी सुनाई दे रही थी। कभी लगता जैसे किसी की दबी हुई सिसकियों की आवाज हो। मैंने पूर्णिमा से पूछा तो वो चुप हो गई। उसकी नजरें बता रही थी कि वो कुछ छुपा रही है।
मैंने उससे पूछा कि तुमने सीमा की माँ को देखा है, उनकी हालत कैसी है? वो कहने लगी कि मैंने नहीं देखा, भाभी ने मुझे मना कर दिया था। वो कहती है कि वो सिर्फ खुद ही उनकी देखभाल करेंगी। मुझे लगा कि शायद वो भी कुछ जानती है, मगर बताना नहीं चाहती। मेरे दिल में पहली बार एक अजीब सा डर जगह बनाने लगा। ये डर सीमा के प्यार से नहीं, बल्कि उसके छुपाए हुए इस राज से था। मैंने अपने दिल में सोचा कि कोई ना कोई बात जरूर है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी एक अजीब से रूटीन में बंध गई थी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को वापस आना और फिर घर की छत पर ताला लगा हुआ दरवाजा देखना। सीमा का ज्यादा वक्त अब ऊपर ही गुजरता था और वो नीचे सिर्फ खाने पीने या थोड़ी बहुत बातचीत के लिए ही आती थी। मैंने देखा कि वो हमेशा कुछ पुरानी और फीकी चीजें, जिन्हें कभी वो कपड़े में लपेटती तो कभी कागज में लेकर ऊपर जाती थी। उसने मुझे बताया कि उसकी माँ को साधारण चीजें ही पसंद हैं। एक सुबह मैंने पूर्णिमा से पूछा कि कभी तुमने अपनी भाभी की माँ को देखा ही नहीं है क्या? तो वो नजरें चुराते हुए बोली, हाँ भैया, नहीं देखा, भाभी ने मना किया है। मैंने कहा, कुछ तो है जो हम लोगों से छुपाया जा रहा है। मुझे लगता है कि वो हमें सच नहीं बता रही है। ये सुनते ही पूर्णिमा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोली, भैया देखिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ इतना कहती है कि उनकी माँ को कोई पुराना दुख है और वो उसके बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती। पूर्णिमा की बातों में भी एक अजीब सी झिझक दिख रही थी। लग रहा था जैसे वो मुझे सच बताना चाहती हो, मगर कोई चीज है जो उसे रोक रही थी। मगर मुझे अब चैन नहीं आ रहा था। और एक दिन सीमा के जाने के बाद मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। मैं कमरे के पास पहुंचा और दरवाजे के किनारे से हल्की सी दरार में से अंदर झांकने की कोशिश की। पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूबा था, लेकिन मुझे अंदर सिर्फ एक बिस्तर दिखाई दिया जिस पर कोई भी नहीं था, पर फर्श पर एक कंबल पड़ा हुआ था जो हिल रहा था। मुझे लगा जैसे अंदर कोई चीज है। फिर मैंने एक आवाज सुनी, बेटी, मुझे बाहर निकालो, मुझे घुटन हो रही है। ये आवाज किसी बूढ़ी औरत की नहीं थी, बल्कि किसी ठीक ठाक उम्र की औरत की लग रही थी, जिसमें बहुत तकलीफ और उलझन थी। ये सुनकर मेरा दिल धक्के से रह गया। मैंने जल्दी से दरवाजे से हट गया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं सीमा वापस ना आ जाए। मेरे दिल ने कहा, अंकित, वो तुम्हारी पत्नी है, उस पर शक मत करो। शायद वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और तुमसे मदद मांग रही है। मगर मेरा मन फिर भी कह रहा था कि इस ताले के पीछे सिर्फ बीमार माँ नहीं है, बल्कि कोई गहरा राज छुपा है। मैंने फैसला किया कि मैं सीमा को एक और मौका दूंगा कि वो मुझे सच बता दे, वरना मैं खुद ही उस ताले को तोड़ दूंगा। उस दिन के बाद मेरा मानसिक सुकून खत्म हो चुका था। मैं सारा दिन बेचैन रहता और हर पल उस कमरे के राज को जानने की कोशिश में लगा रहता। सीमा ने मेरे चेहरे पर सवालों को नोट कर लिया था। वो हर बार पूछती, क्या हुआ है अंकित? क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? मैं मुस्कुराकर कहता, मुझे पूरा भरोसा है, बस मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की फिक्र लगी रहती है। उसी दिन के बाद मेरी बुआ फिर से आ गई। वो सीमा को नीचा दिखाने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। उनका आना मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। जब वो दरवाजे पर आई तो सीमा के चेहरे पर एक पल के लिए खौफ उतर आया। बुआ ने बातों बातों में पूर्णिमा से पूछ लिया, और तुम्हारी भाभी की माँ ऊपर रहती है ना? मुझे ऊपर लेकर चलो, मैं उनसे मिल लेती हूँ। उन्होंने ये बात इस अंदाज में कही जैसे वो जानती हो कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। ये सुनते ही सीमा के हाथ कांप गए और उसने तुरंत जवाब दिया, बुआ, वो बहुत ही बीमार है, वो किसी से भी नहीं मिलती। उनकी बीमारी ऐसी है कि वो किसी भी अजनबी को अपने करीब नहीं आने देती। इस पर मेरी बुआ ने तंज किया, अच्छा, बीमारी का तो बहाना बनाया हुआ है। मुझे तो जरूर लगता है कि तुम इसके पीछे कोई चाल चल रही हो। मुझे तो हमेशा से ही तुम्हारे खानदान पर शक था, कहीं ये कोई गहरी साजिश तो नहीं है। उनका अंदाज जहर से भरा हुआ था। मैंने बात बदलने की कोशिश की मगर बुआ नहीं मानी। वो कहने लगी कि मैं भी एक औरत हूँ, और भला बीमार औरत को देखने में क्या दिक्कत हो सकती है? तुम मुझे उन्हें दिखाओ, मैं उनकी कैसे मदद कर सकती हूँ ये मैं खुद देखूंगी। ये सुनते ही सीमा की आंखों में भयंकर खौफ उतर गया। वो चिढ़ते हुए बोली, मैंने कहा ना कि उनकी हालत देखने के काबिल नहीं है, आप उन्हें परेशान मत करिए। इस पर बुआ भी झल्ला गई और बोली कि तुम्हारा रिश्ता जरूर किसी घटिया खानदान से है, इसीलिए तुम अपनी माँ को छुपा रही हो। ये सुनकर सीमा रोने लगी। मैंने बुआ से कहा कि बस करिए, अगर वो नहीं चाहती है तो जिद मत करिए। अभी ये मेरा घर है और यहाँ मेरे ही फैसले चलते हैं।
वो नाराज होकर बोली, तुम अपनी खूबसूरत बीबी के गुलाम बन गए हो। मुझे इस लड़की पर आज भी शक है, बिल्कुल वही शक जो तुम्हारे बाप को तुम्हारी माँ पर हुआ था। ये औरत भी कोई ना कोई बड़ा राज छुपा कर बैठी है। ये कहकर वो गुस्से में दरवाजा पटक कर वहां से चली गई। इस वाक्य के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। सीमा सारा दिन ऊपर रहने लगी थी, जैसे कि वो कोई पहरेदार हो। रात को जब वो नीचे आई तो मैंने उसे सख्ती से पूछा कि तुम बुआ को देखकर इतना घबरा क्यों गई थी, क्या कोई बात है? उसने मना कर दिया और कहने लगी कि वो सिर्फ इस बात से परेशान थी कि बुआ उसकी माँ को बदनाम कर रही है। एक रात ऊपर के कमरे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये कदम बहुत धीमे धीमे थे, मगर भारी थे। मुझे लगा जैसे कोई भारी चीज फर्श पर धीरे धीरे घसीटी जा रही है। मैंने हिम्मत करके सीमा से पूछा कि ये आवाज कैसी है, कि तुम्हारी माँ सोने ही नहीं है? इस बात पर वो चुप रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कांपती हुई आवाज में बोली, अंकित, कुछ बातें मत पूछा करो, कुछ राज बताने के लिए नहीं होते। अगर ये सब कुछ पता चल जाएगा तो फिर हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया। मुझे लगने लगा कि ये जो भी राज है वो सिर्फ उसकी बीमार माँ का नहीं है, बल्कि जरूर किसी पाप का भारी बोझ है। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। मैंने उससे कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये कौन सा राज है जो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है? वो रोने लगी और बोली कि मैं एक दिन आपको सब बताऊंगी, पर अभी नहीं। मैंने उससे कहा कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर मैं लेट गया। कुछ घंटे बीते थे कि मैंने देखा कि सीमा चुपके से बिस्तर से नीचे उतरी और फिर वो किचन में चली गई। उसे लगा कि शायद मैं सो गया था। मैं भी दबे पांव उसके पीछे गया तो देखा कि वो पुराने संदूक से कुछ सामान निकाल रही है। उस सामान में एक बहुत पुरानी तस्वीर और एक पीले रंग का कागज था। जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो वो तस्वीर एक छोटे बच्चे की थी। सीमा ने उस तस्वीर को देखा और वो जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए कह रही थी, मेरे बेटे, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती। ये बात सुनकर मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। क्या सीमा शादीशुदा थी? क्या ये उसका अपना बेटा था? वो रात मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मैंने फैसला किया कि मैं आज सीमा के पीछे पीछे ऊपर जाऊंगा और उससे सच पूछ कर रहूंगा। फिर अगली रात तकरीबन 3 बजे के आसपास कमरे का दरवाजा जोर से बजा, जिससे मैं चौंक गया। मैंने दरवाजा खोला तो पूर्णिमा हाँफ रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, भैया, भाभी की माँ मर गई हैं। वो जोर जोर से रो रही हैं। ये सुनते ही मैं दंग रह गया। मैंने तुरंत अलमारी से चाबी निकाली। ये वही चाबी थी जो मैंने खुफिया तौर पर डुप्लीकेट बनवा ली थी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब सच पता करके रहूंगा। सीमा मुझे नीचे से आवाज देने लगी, अंकित, ऊपर मत जाइए, अभी मत जाइए प्लीज, ये सब आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मगर मैं नहीं रुका। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं भागता हुआ सीढ़ियां चढ़ रहा था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। मैंने झटके से चाबी निकाली और ताला खोलने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। सीमा ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। अंकित, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ, अभी दरवाजा मत खोलिए। मैंने उसके हाथ झटक दिए और पूरी ताकत से ताला खोल दिया। जोरदार आवाज हुई, मगर मैं रुका नहीं। मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक भयंकर बदबू का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। वो बू बहुत अजीब थी, जैसे पुराने कपड़ों और मिट्टी की सड़ी हुई गंध हो। पूरे कमरे में अंधेरा था। मैंने जल्दी से लाइट जलाई तो बिस्तर पर एक चादर के नीचे बेजान शरीर पड़ा था। मैं कुछ पलों के लिए पलक झपकाना ही भूल गया। वो औरत चादर में लिपटी हुई थी। पूर्णिमा और सीमा दोनों ऊपर आ चुके थे। पूर्णिमा से वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दुपट्टे से अपनी नाक ढक ली। सीमा लाश के पास गई और उनका हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। वो चिल्ला रही थी, आपने आपने मेरे लिए सब कुछ किया, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन है ये, सच बताओ। पर वो कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहा, मुझे सच बताओ, मैं अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने चादर का एक कोना पकड़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सीमा की तरफ देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि उसके लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल हो। मैंने एक झटके से चादर खींच दी तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोरदार बिजली का झटका दे दिया हो।
क्योंकि सामने जो चेहरा था वो मेरे अतीत का चेहरा था। मेरी माँ कुसुम देवी। उनकी आंखें अभी भी खुली हुई थी, मगर उनमें जिंदगी नहीं थी। मैंने देखा उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थीं। उनके बाल पूरी तरह सफेद पड़ चुके थे। मेरी सांसें रुक गईं। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और चिल्लाया, सीमा, ये औरत यहाँ कैसे आई? ये तो मेरी माँ है। ये यहाँ क्या कर रही है? मेरी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। पूर्णिमा ने भी जैसे ही चेहरा देखा तो वो भी चीख पड़ी। सीमा ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से बोली, अंकित, यही वो राज है जिसे मैं आपसे छुपा रही थी। वो चुप हो गई, जैसे कोई सदियों पुराना राज खुलने को तैयार हो। मुझे लगा जैसे मैं किसी अंधेरे अंधे कुएं में गिर रहा हूं और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मैंने अपनी माँ की लाश को देखा, जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी एक चरित्रहीन औरत समझता रहा था, और वो मेरे ही घर में ताले के पीछे कैद कर दी गई थी। मैंने सीमा के कंधे पकड़कर उसे जोर से हिलाया और कहा, बोलो, ये औरत मेरी माँ यहाँ कैसे हो सकती है? मैंने तो सुना था कि वो इस शहर को छोड़कर चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। वो हिचकियां लेते हुए बोली, हाँ अंकित, ये वही कुसुम देवी हैं जिन्हें तुम्हारे बाप ने रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया था। इनकी हर एक मुश्किल को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी आंखों में गुस्सा और हैरत दोनों थे, और आंसू भी। मैं सदमे में आ गया। मैंने कहा, तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? तुम इन्हें क्यों छुपा रही थी? वो बोली, इन्होंने मुझे एक माँ की तरह पाला है। जब इन्हें घर से निकाल दिया गया था तब किसी ने भी इन्हें सहारा नहीं दिया। बुरे वक्त में इनकी मुलाकात मेरे पिताजी से हुई। उन्होंने जब इनकी कहानी सुनी तो हमदर्दी की वजह से इन्हें हमारे पड़ोस में किराए का घर दिलवाया, और जिस फैक्ट्री में पिताजी काम करते थे वहां काम भी दिलवा दिया। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। मेरी माँ का देहांत हो चुका था, लेकिन कुसुम आंटी ने मेरी परवरिश बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही की थी। वो तुम्हें और पूर्णिमा को याद करके अक्सर रोती थी। ये सब सुनकर मैं गुस्से में उस पर चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने झूठ बोला कि ये तुम्हारी माँ है। मैंने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा, जिससे मुझे चोट लग गई। वो कहने लगी, मैंने सिर्फ उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो आपको एक बार देख लें। वो आपकी आवाज सुनना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपके घर को चुना ताकि वो आपको पास से देख सकें। वो जानती थी कि अगर वो खुद आती तो आप कभी भी उन्हें अपनाते नहीं, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो तुम्हें बताना चाहती थी कि वो बेगुनाह थी, उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे। ये सुनकर मैं जमीन पर गिर गया। ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ की बुझी हुई आंखें मुझसे सवाल कर रही हों। पूर्णिमा मेरे पास बैठी रो रही थी। सीमा बोली, आखिरी वक्त में उन्होंने तुम लोगों का ही नाम लिया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए प्रार्थना की। वो कहती थी कि मुझे सिर्फ एक बार अपने बच्चों को गले लगाने को मिल जाए। मैंने धीरे से कहा, मैं तो हमेशा उनसे नफरत करता रहा, कभी सोचा ही नहीं कि सच कुछ और भी हो सकता है। मुझे तो मेरी बुआ और मेरे पापा ने बताया था कि वो चरित्रहीन थी। सीमा बोली, अब वो चली गई, मगर तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करके गई हैं। वो जानती थी कि एक दिन तुम्हें सच पता चल जाएगा। उस पल मुझे लगा जैसे सारी दुनिया के गुनाहों का बोझ मुझ पर आ गया हो। मैं कहने लगा, काश मैं उनकी आंखों में एक बार सच देख लेता। मैंने उन्हें एक बार भी नहीं पहचाना। पूर्णिमा बोली, भैया, मुझे शक था मगर भाभी ने मना किया था। इसके बाद सीमा ने मेरी माँ के बिस्तर के नीचे से एक पुराना डिब्बा निकाला और मेरे हाथ में पकड़ा दिया। उस डिब्बे में मेरी बचपन की तस्वीर थी, जिसे उन्होंने संभाल कर रखा था। उसे देखकर मेरा दिल टूट गया। उस तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरा अंकित, मेरी आंखों का तारा। मैंने अपनी माँ को गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगा। सच कहूं तो ना जाने कितने सालों बाद मुझे सुकून महसूस हुआ था। ये वैसा सुकून था जैसा एक बेटे को अपनी माँ की गोद में मिलता है। सीमा बोली, मैंने आपसे झूठ बोला, मगर अपने प्यार की खातिर। मैं नहीं चाहती थी कि आप एक बार फिर अपनी माँ से अलग हो जाएं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि अगर आपको सच पता चल गया तो आप अपनी माँ को इस घर में नहीं रहने देंगे। ये सुनकर मैं रोने लगा। सीमा बोली, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी बुआ ने ही उनके खिलाफ भड़काया था, क्योंकि तुम्हारी बुआ उनसे जलती थी और इसीलिए वो चाहती थी कि तुम्हारी माँ इस घर से निकल जाए। लेकिन मैंने हमेशा उनकी आंखों में तुम लोगों के लिए प्यार देखा था, और जब तुमने मुझसे शादी की बात की तो मैं डर गई थी। पर उन्होंने कहा था कि शायद भगवान ने तुम्हें इसीलिए मेरी जिंदगी में भेजा है ताकि मेरा बेटा एक दिन अपनी माँ को माफ कर दे और उसे एक बार देख ले। वो बोली,
फिर उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे पास रहूं, ताकि तुम अपनी माँ के साए में रह सको। मुझे इस बात का भी डर था कि सच पता चलने पर कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, कहीं इस राज की वजह से तुम मुझसे नफरत ना करने लगो। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। सीमा बोली, मैं जानती हूँ मैंने पाप किया है, लेकिन अंकित, मैंने सिर्फ एक माँ की आखिरी इच्छा पूरी की। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के गले में एक छोटा सा लॉकेट था। जब मैंने उसे छूकर देखा तो उस पर मेरा और पूर्णिमा का नाम लिखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ की आवाज मुझे पुकार रही हो, मुझसे कह रही हो, बेटा, मैं चरित्रहीन नहीं थी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही। ये सब सोचकर मेरे दिल पर भारी बोझ आ गया था। मैंने सीमा से पूछा, और वो शख्स कौन था जो तुम्हें ढूंढ रहा था? उसने कहा, वो मेरे पापा का एक रिश्तेदार है जो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। जब उसे पता चला कि मैं घर छोड़कर चली गई हूँ, तब वो मुझे ढूंढ रहा था। कुसुम आंटी ने ही उससे मुझे बचाने के लिए कहा था कि मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी कर लूं और यहाँ आ जाऊं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा मुझे बचा लेगा। मुझे लगने लगा कि ये कहानी इतनी गहरी है कि मैं कभी इसकी आखिरी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने रोते हुए कहा, हमने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है। सीमा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब उनका अंतिम संस्कार तुम करो, इससे उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे अंदर का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। माँ की लाश मेरे सामने थी और दिल में कई सवाल थे। मैंने गुस्से से कहा, लेकिन सीमा, तुम अगर मुझे पहले ही सच बता देती तो शायद मुझे आज जितना पछतावा हो रहा है उतना नहीं होता, और मुझे समझ नहीं आता कि बुआ ऐसा क्यों करेंगी। इस पर सीमा बोली कि क्योंकि तुम्हारी बुआ को प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा चाहिए था, और वो अच्छे से जानती थी कि अगर तुम्हारी माँ यहाँ पर रही तो वो कभी भी ऐसा नहीं होने देंगी। मैंने कांपती आवाज में कहा कि तो फिर माँ ने कभी भी वापस आने की कोशिश क्यों नहीं की? वो बोली कि वो कई बार आई, मगर हर बार उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए और उन्हें और भी ज्यादा बेइज्जत किया गया। तुम्हें भी उन्होंने एक बार स्कूल के बाहर देखा था जब तुम बहुत छोटे थे, मगर तुमने उन्हें पहचाना ही नहीं। ये सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी। मैंने रोते हुए कहा कि मैंने अपनी माँ को खुद से अलग कर दिया, मैंने उन्हें कभी अपने पास नहीं आने दिया। सीमा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली दी। अगले दिन मैंने माँ के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। उनके चेहरे को आखिरी बार देखा। वो सुकून से सो रही थी, जैसे कि ना जाने सदियों के बाद उन्हें सुकून मिला हो। मैंने आखिरी बार उनके हाथों को पकड़ा और रोकर कहा कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ माँ, कि मैं आपको नहीं पहचान पाया। पूर्णिमा और सीमा भी बहुत रो रही थी। मैंने अपनी बुआ को इस सब की खबर नहीं होने दी थी, क्योंकि मैं इस आखिरी रिवाज में उन्हें शामिल नहीं करना चाहता था। मैंने अपने सबसे खास दोस्तों को बुलाया और उन्हें सब कुछ बता दिया, तो वो भी मेरी माँ के लिए बहुत रोए और इस दुख भरी घड़ी में मेरे साथ खड़े रहे। जब मैंने अपनी माँ को अंतिम विदाई दी तो मेरा दिल दर्द से फटने लगा। मैंने कहा, माँ, अब आप पर कोई भी इल्जाम नहीं है, आप बिल्कुल पवित्र थी। सीमा मुझसे बोली, अंकित, आंटी अब बहुत खुश होंगी, जहां भी होंगी, उन्हें सुकून मिल गया होगा। अगले दिन सीमा के पापा, जिन्होंने मेरी माँ को अपनी बहन जैसा माना और उनकी इतनी मदद की, वो आए। वो मुझे देखकर खूब रोए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ तुम लोगों को बहुत याद करती थी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुमने एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया है, अब तुम अपने ऊपर कोई बोझ मत रखना। उनकी बातों ने मुझे बहुत सुकून दिया। वापसी पर घर की हवा बिल्कुल बदल गई थी, जैसे कि मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। मैं छत वाले कमरे में गया। अंदर देखा तो वही बिस्तर था, वही सब कुछ, मगर खामोशी थी। मैंने खुद से कहा कि यह कमरा मेरी माँ की यादगार रहेगा। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। दिन गुजरते गए, लेकिन मेरी आत्मा पर अभी भी जख्म ताजा थे। मैं अक्सर छत पर जाता और उस कमरे के दरवाजे के सामने देर तक खड़ा रहता। अब वहां कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लगता जैसे माँ का आशीर्वाद अभी भी दीवारों से बरस रहा हो। एक दिन सीमा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अंकित, आप खुद को भी माफ कर दीजिए, वरना ऐसे आप कैसे जी पाएंगे। मैंने कहा कि मैं उन्हें कैसे भूलूं, मैंने खुद अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। उसी रात सपने में मेरी माँ आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा अब जान गया है कि मैं बेकसूर थी। ये सुनते ही मैं एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने दिल ही दिल में कहा, हाँ माँ, मैं जान गया हूँ कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, इसीलिए अब आप जहाँ भी रहें कभी दुखी मत रहना। मेरे जीवन के इस वाक्य ने मुझे ये सिखाया था कि कभी भी दूसरों की बातों में आकर
किसी पर शक नहीं करना चाहिए जब तक खुद से पूरी सच्चाई का पता ना लगा लिया जाए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा शक सिर्फ एक इंसान की जिंदगी ही नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य केवल शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना है, किसी व्यक्ति, समाज या रिश्ते की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। कहानी में दिखाए गए विचार और परिस्थितियां वास्तविक जीवन से मेल खा सकती हैं, लेकिन इसे किसी सच्ची घटना से जोड़कर ना देखा जाए। धन्यवाद।